हेलो दोस्तों। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस है वो हमारी कंटिन्यू जारी है। इससे पहले हमने कल 15 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आपको प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चन दिख जाएंगे, आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग उसके कंटिन्यू वहाँ से 15 आगे के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़े इंटरेस्टिंग है और अभी के हाल ही के है तो थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो पहला 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, टेरिटोरियल स्टेट ऑफ हरियाणा, मतलब टेरिटोरियल स्टेट ऑफ हरियाणा का मतलब है कि जो हरियाणा के जो नेबर स्टेट कौन से है वो पूछ रहा है आपसे। तो देखो हरियाणा का जो नेबर है वो हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है। हाँ बिल्कुल है। देखो मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं आता हरियाणा की बाउंड्री पर, उसके साथ बिहार भी नहीं आता, फिर यहाँ पर और बिहार नहीं आता। मतलब हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। मैं आपको थोड़ा मैप पे समझा देता हूँ क्योंकि मैप पर क्वेश्चन एक सवाल पूछता ही है, तो थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं इसको। देखिए ये भारत का मैप है और यहाँ पर हम लोग थोड़ा नीचे लेके देखते हैं। देखो ये हरियाणा है। अब हरियाणा को किस किस की बाउंड्री है वो हम देखते हैं, थोड़ा समझ लो इसको। यहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता ही है, अक्सर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो ये इधर से राजस्थान पूरा है और इधर से ये उत्तर प्रदेश काफ़ी सारा लगा हुआ है। अब यहाँ से देखने में आता है कि पंजाब तो ही है और ये दिल्ली है। दिल्ली ज़्यादातर हरियाणा के बीच में है और इधर से यूपी है। ये कह सकते हैं कि दिल्ली के उधर से जो ईस्ट है उधर से उत्तर प्रदेश है और इधर से हरियाणा है। ठीक है। बट हरियाणा की जो बाउंड्री ना, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश को भी टच करती है बहुत सारा। आपको लग रहा होगा कि उत्तराखंड को टच करती है, जो बिल्कुल भी टच नहीं करती है क्योंकि दिल्ली ये यूपी यहाँ से घुसा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो इसको याद रखो। और इधर से पंजाब है तो ये बाउंड्री टच करती है जो हरियाणा स्टेट को, टेरिटोरियल बाउंड्री। उसके अलावा आप गौर से मैप रीडिंग कैसे करेंगे थोड़ा समझा देता हूँ। पहले नॉर्थ इंडिया को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना कि कौन सा स्टेट कैसा है, किससे किसकी बाउंड्री टच हो रही है। गौर से देखना, समझ में आ जाता। फिर ये देखने के बाद में फिर आप इधर जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जाकर आप इसे अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आसाम है ना, हर स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पर, तो इसको भी गौर से देख लेना। उसके बाद में आना ये यहाँ पे ईस्ट में, तो ईस्ट का ये जो इलाका है वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार का, ये चेक कर लेना। उसके बाद में आना सेंट्रल, जो सेंट्रल इलाका है मध्य प्रदेश को लगकर, तो उसको गौर से देखना। मध्य प्रदेश को लेकर वैसे भी बहुत सवाल पूछे जा चुके हैं, कौन से स्टेट को टच करता है कौन से नहीं। उसके बाद में आप यहाँ आ सकते, जो वेस्ट में महाराष्ट्र गुजरात का इलाका, इसको चेक कर सकते। उसके बाद में ये यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, ये भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़, इसको भी देख लेना। और लास्ट में नीचे जाके देख लेना। तो इस तरह ब्रेक डाउन करके इसको ऑब्जर्व करना, इस पर कभी ना कभी सवाल पूछता ही। साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोस्टल लाइन है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं वो भी याद रखना है। मैं एक आमतौर पर एक फॉर्मूला बना के रखा हूँ, इसके लिए मैं छोटा करके समझाता हूँ आपको इसको। देखो यहाँ पर ये कोस्ट का बता रहा हूँ, अगर है सामने तो बता रहा हूँ। देखो जो हमारी अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है, इस पर कोस्टल लाइन है, तो कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखो जी है, जी है, फिर महाराष्ट्र है, मतलब जी मतलब गोवा, महाराष्ट्र मतलब एम, और फिर यहाँ पे गोवा है, और फिर यहाँ पे के कर्नाटका, और फिर केरला। तो जी एम जी के ये याद रखना। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो उसकी ईस्टर्न कोस्टल लाइन है वो, या फिर बे ऑफ बंगाल की जो कोस्ट है उस पर कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूले के तरीका दिमाग में रखना पड़ेगा। तो बंगाल का बी, उड़ीसा का ओ, और आंध्र प्रदेश का ए, तमिलनाडु का टी। तो यहाँ पर तैयार होता बोट, बी बी ओ ए टी, बोट। तो ये जो ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल लाइन है वो बाउंड्री शेयर करती है, वो आपको समझ में आएगा। और जो वेस्ट में है वहाँ पर आप जी एम जी के से याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैप रीडिंग में करनी होती है। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो रह जाएगा इधर ही। ठीक है, इसको बाजू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि आंसर कौन सा है हमारा। हरियाणा की जो टेरिटोरियल स्टेट बाउंड्री है वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर प्रॉपरली एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ पर ए क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ए, सिल्कवॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल्स। ये बात सही है
सिल्क वॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे इंसेक्ट और बहुत सारे एनिमल ऐसा करते हैं जो अपने जो को पार्टनर है उसको स्मेल से पहचान लेते हैं। तो ये सिर्फ सिल्क वॉर्म का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से बराबर है। सम फीमेल इंसेक्ट्स रिलीज फेरोमोन्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मेल, ये बात सही है। फेरोमोन एक तरह का हार्मोन या फिर एक तरह का केमिकल है जो फीमेल सिल्क वॉर्म रिलीज करती है। फिर कह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे सिर्फ सिल्क वॉर्म की जो फीमेल है वो रिलीज करती है ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंसेक्ट है और एनिमल है जो फेरोमोन हार्मोन को रिलीज करते हैं ताकि उनका जो पार्टनर है वो उसकी स्मेल से उसको पहचान सके। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा उसका रीजन भी सही है। दोनों स्टेटमेंट बराबर है और उसका रीजन भी सही है, इसलिए आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने कुछ वीडियो लेके रखे थे, कुछ है तो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये एक मैंने बटरफ्लाई का, तितली का एक एग्जांपल लिया है आपको, जो फेरोमोन हार्मोन रिलीज कर रही है और उसका जो को पार्टनर है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है वैसा। तो ये सिर्फ सिल्क वॉर्म में नहीं होता, ये बहुत सारे एनिमल्स में या फिर इंसेक्ट में होता है, ठीक है। तो आंसर है आपका 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट आई देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, EVS लेवल इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स। हाँ ये बराबर है। वाटर रिलेशनशिप थीम्स नहीं है यहाँ पर, फैमिली एंड फ्रेंड्स आएगा, रिलेशनशिप नहीं आता, रिलेशनशिप सब थीम है, ठीक है। तो ये कट गया। फूड है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रैवल है, इसलिए ये गलत हो गया। इसका ये मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए 6 थीम कौन कौन से हमारे पास में, तो यहाँ पर एक है फैमिली और फ्रेंड्स बोल के एक है, ठीक है। उसके बाद में आता आपका फूड, उसके बाद में आता आपका वाटर, उसके बाद में शेल्टर, और ये 4 हो गए। फिर ट्रैवल और लास्ट का आता वी मेक एंड डू थिंग, ठीक है। तो ये 6 थीम है, इसमें कुछ अननेसेसरी थीम दिए उन्होंने, इसलिए वो गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द थीम्स ऑफ EVS आर क्लोज टू चाइल्ड्स लाइफ, ये बराबर है। देखो जो EVS में थीमेटिकल अप्रोच लेने की वजह ही थी कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, चाइल्ड है, तो इसके जो सराउंड में जो इन्वायरमेंट है उन्हीं को एज अ थीम बना के पढ़ाने की कोशिश की गई है EVS में। जो भी इसके अराउंड में थीम है, मतलब जो भी इन्वायरमेंट है इमीजिएटली, तो बच्चे वो थीम से अवेयर है, मतलब उनको पता है या फिर वो उससे मतलब वो जानते हैं थीम्स। और हमने टॉपिक इसलिए नहीं लिए क्योंकि बच्चे, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज बहुत कम है, तो वो वही चीज़ें समझ सकते हैं जो उनके सामने होती है। इसलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से सही है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, ये वाला गलत और ये सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी गलत। स्टेटमेंट आई 1 इज ट्रू, ये गलत, मतलब स्टेटमेंट हमारा आंसर है 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमको यहाँ पर। स्टेटमेंट ए देखते हैं, xylem ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बराबर है, मैं समझाता आपको। द फ्लोएम ट्रांसलोकेट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स, इसको समझते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एक्यूरेट है, बराबर है। इसको मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये प्लांट्स है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम होता है, यहाँ पर जो पत्ते हैं उसमें ये फोटोसिंथेसिस का काम होता है, और यहाँ पर जो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स फूड कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो वो जब प्रिपेयर होने के बाद में, मतलब कार्बोहाइड्रेट तैयार होने के बाद में, फिर उसको पूरी जो अदर पार्ट है प्लांट्स का, वो चारों तरफ उसको फैलाया जाता है, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, लीफ में, स्टेम में, रूट्स में, चारों तरफ। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वो फ्लोएम थ्रू होता है। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन की जो वेसल्स होती है उसको फ्लेम बोलती है, तो ये बराबर है। दूसरा, प्लांट्स क्या करती है, प्लांट्स जो अपनी रूट्स है वहां से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके उसको प्लांट्स के पूरे पार्ट में पहुंचाने का काम करती है, खास तौर पर
पत्तों में, ताकि फोटोसिंथेसिस मुकम्मल हो सके। तो ये जो काम करती है वो जाइलम का काम है, जाइलम। जाइलम, तो जाइलम का काम क्या है? रूट से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना और उसको प्लांट्स तक पहुंचाना, और वो जिस पाइप से पहुंचाता है उसको जाइलम बोलते हैं, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस से जो फूड प्रिपेयर होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होता है, उसको फ्लोएम के थ्रू पूरी प्लांट्स की बॉडी में अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखो। वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए और बी ट्रू, तो आंसर आ गया ये वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, ये बराबर है। जो कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है, तो वहाँ हम लोग होलिस्टिकली मतलब पूरी मुकम्मल तरीके से बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। द वे इन विच द ईवीएस टीचर कैन बी असेस हर स्टूडेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन ईवीएसआर, मतलब कौन सा तरीका है जिसमें बच्चों को हम लोग होलिस्टिकली या फिर कॉम्प्रिहेंसिवली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है टीचर का ऑब्जर्वेशन से पूरा काम नहीं चलेगा, हाफ ईयर और एनुअल ये तो बिल्कुल नहीं, रेटिंग स्केल ड्यूरिंग द असेसमेंट बिल्कुल नहीं। तो पोर्टफोलियो ऐसी चीज़ है जिससे आप बच्चे को होलिस्टिक असेस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक रिकॉर्ड होता है बच्चे का, एनुअल रिकॉर्ड होता है, मतलब सालाना रिकॉर्ड होता है। उसमें बच्चों की सारी जो जनरल एक्टिविटी है वो सारी रिकॉर्ड की जाती है, इसमें सारी साल भर की रिकॉर्ड की जाती है। तो इसलिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का एक टूल बन जाता है, क्या? पोर्टफोलियो। तो इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। ये एक तरह का खाता होता है जिसमें बच्चे का सालाना पूरा रिकॉर्ड, सारी जनरल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है। तो इसलिए आंसर है 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का। रवि took some water in glass, he put a lemon on it, then he keep adding a lot of salt into water, half a spoon at a time. After some time he noticed that, देखो ये रवि है, इसने क्या किया? पानी डाला और पानी में फिर लेमन डाला, नींबू डाल दिया उसमें, तो नींबू जो है तो नीचे जाके डूब गया। फिर बाद में वो क्या कर रहा है? उसमें ऐड कर रहा है क्या? सॉल्ट। हर बार में आधा चम्मच सॉल्ट डालते रह रहा है उसमें। कुछ टाइम के बाद में उसने क्या नोटिस किया? तो जो नोटिस किया वो आपको बताना है यहाँ पर। पहले इसको समझ लेते क्या कंसेप्ट है तो, और फिर बाद में आंसर देखते। देखो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल के तौर पर, देखो ये है ग्लास। पहले क्या करा रवि ने क्या किया? पहले पानी लिया और पानी में क्या किया? लेमन डाला और फिर थोड़ी देर बाद में क्या कर रहा? उसमें सॉल्ट डालता गया, तो इसलिए क्या हो गया? ये जो वाटर है ना, ये डेंस हो गया, इसकी डेंसिटी बढ़ गई वाटर की, मतलब ये घट हो गया, तो घट होने के बाद में फिर ये नींबू की डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर आ गया। तो जब रवि ने देखा कुछ देर के बाद में, तो उसको नींबू फ्लोएट करते दिखेगा, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ घट होगी तो फिर उसमें चीज़ें डूबेगी नहीं उतनी आसानी से। डेड सी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तो ये वजह से आप समझ में आता है हमारे को कि जो लेमन है वो फ्लोएट करेगा, ठीक है। वापस आते हैं, तो आंसर क्या रहेगा? लेमन सिंक बिल्कुल नहीं, वो तो फ्लोएट करने लग जाएगा। लेमन फ्लोएट्स इन वाटर, आंसर है 2 नंबर का। मिडवे इन अ ग्लास, आधी बीच में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेमन स्प्लिट इन वाटर, नमक डालने से टुकड़े थोड़ी होने वाले इसके कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिपिक्ट्स द थीम ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, तो कौन सा सेट थीम का करेक्ट है वो पूछ रहा है आपको यहाँ से। तो पहले है, देखो वेदर बिल्कुल नहीं है हमारे पास में, वाटर है और ट्रैवल है, बराबर है। फूड है, मटेरियल बिल्कुल नहीं है, शेल्टर है। फैमिली एंड फ्रेंड्स है, चावल है और नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। शेल्टर है, चावल है, थिंग्स वी मेक एंड डू ये है, मतलब 4 नंबर का आपका आंसर है सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following statement regarding the Al-Biruni is not true? अल-बिरूनी के बारे में कौन सा गलत है वो पूछ रहा है आपसे। तो पहला है द प्लेस दैट अल-बिरूनी केम फ्रॉम इज नाउ उज्बेकिस्तान। यस, ये जहाँ से 1000 साल पहले इंडिया में आया था वो जगह आज उज्बेकिस्तान के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, मोर देन 1000 ईयर इगो ही केम टू इंडिया, ये बात सही है। इसकी जो पैदाइश थी वो 973 में हुई थी, ठीक है। 973 मतलब अभी से 1000 साल करीब हो गए उसको, तब वो इंडिया में आया था।
और इंडियन गवर्नमेंट ने 1000 साल पर 1973 में उसके नाम के जो पोस्टल टिकट भी इशू की थी, जो रिकॉर्ड पे है, आप देख सकते हैं जाके। तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पोर्ट्स इन इंडिया। देखो यहाँ पर उसने किताब लिखा था, उसकी किताब का नाम थे खिताबुल हिंद। खिताबुल हिंद, खिताबुल हिंद। इसमें उसने पोर्ट्स के बारे में कहा है, तारीफ की है कि इंडिया ने कितना अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखा है उसका, तो बाज़ाब्ता तारीफ की है उसमें। तो ये जो स्टेटमेंट नहीं गलत है, तो आंसर भी वही है हमारा। ही हैज़ प्राइज द मेकिंग ऑफ पोर्ट्स, ये भी बराबर है, आंसर है हमारा ये वाला। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एक बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ राइस यूज इन आसाम। पहला स्टेटमेंट 100% बराबर है। आसाम में जो राइस की खेती की जाती है वो बोरा राइस होता है, छोटा छोटा डॉर्फ राइस होता है, छोटे छोटे मोटे दाने आते हैं उसके। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, पेडी ग्रो वेल इन क्ले सॉइल एंड रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। देखो जो पेडी है, या फिर पेडी मतलब राइस, राइस को बोलते हैं पेडी, तो इसके लिए ना ज़्यादा पानी चाहिए रहता, मतलब इसको मतलब पानी ज़्यादा चाहिए, मोर वाटर, उसको ज़्यादा पानी लगता है, मोर वाटर। तो अब ये जो क्ले सॉइल है ना, ये बहुत फाइन होती है, सबसे फाइन। ठीक है, बहुत फाइन होती है। अब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। क्ले जो सॉइल है, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, ये पानी को पकड़ के रखती है। इसलिए पेडी के लिए ये क्रॉप पेडी के लिए ये जो सॉइल है ये बहुत फायदेमंद होती है। अगर दूसरी सैंडी सॉइल रहेंगी या लूमी सैंडी, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, उतने फाइन नहीं होते। तो क्या होगा, इसमें से पानी ना जल्दी से सीपेज हो जाता, मतलब नीचे चला जाता पानी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है बाकी, चाहे सैंडी हो या लूमी हो। क्ले सॉइल है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और जो राइस की खेती है उसको पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी 100% सही है। ठीक है ना, दोनों ही स्टेटमेंट बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा इसका। अगला 85 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी ऑफ 12 kg 12 ग्राम पर मिलीलीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ 3 ml। देखो ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो उसके बेस पर इसका आंसर करना है। हालांकि मैथ्स मेरा बहुत कच्चा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत पता है। ठीक ना, ये डेंसिटी ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू ऊपर आता अपना मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो हमने 10वीं में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कीमत दी है किसकी, उसने देखो हमको पूछा क्या है, ये वाला क्या पूछा है, मास पूछा है। तो ये जो इधर है तो गुणाकार में चला जाएगा, तो वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा ऐसा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, उसकी जो डेंसिटी है 12 है और वॉल्यूम 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 × 3, मतलब डेंसिटी की मास कितना आएगा 36। तो आंसर भी यही रहेगा इसका 36। 3 नंबर का आंसर है। और एक सवाल हमेशा पूछता है, उस पर कुछ घबराने की जरूरत नहीं, इतना फॉर्मूला याद करके रखो बस। बहुत सारे पेपर में इसमें सवाल पूछा है, बहुत रिसेंटली हर साल पूछ रहा है मेरे हिसाब से। जो अभी 2 ऑफलाइन पेपर हुए तो हर पेपर में था इस पे सवाल। ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। You wish that the student learn by the peer learning strategies. Which strategy will you adopt from the group? देखो बच्चों को हम लोग को peer learning करानी है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी वो पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो peer learning मतलब ग्रुप लर्निंग करानी है बच्चों को, तो ग्रुप लर्निंग करानी है। तो पहला ऑप्शन है मेक रोल नंबर वाइज ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ग्रुप रोल नंबर से ही बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मेक होमोजेनियस ग्रुप स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर इन एग्जामिनेशन। उनके स्कोर के जैसे होमोजेनियस मतलब एक ही लेवल के बच्चे, एक ही जैसे बच्चों का ग्रुप बनाना है। तो ये बिल्कुल नहीं है, जो वाइगोस्की है उसके हिसाब से एक मोर कैपेबल या फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन ग्रुप में होना चाहिए, ज़रूरी है। और होमोजीनियस कभी नहीं चाहिए, हेट्रोजीनियस चाहिए। तरह तरह के बच्चे रहेंगे ग्रुप में, तो वो तरह तरह की अपनी आइडियोलॉजी, अपनी आइडिया, अपना टैलेंट बताएंगे, और ग्रुप वर्क आसानी से अच्छे से होगा। तो होमोजीनियस बिल्कुल नहीं चाहिए, हेट्रोजीनियस चाहिए, अलग अलग तरह के बच्चे होने चाहिए उसमें। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरे नंबर का, मेक हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। यस, जब भी आप ग्रुप लर्निंग करानी है तो हेट्रोजीनियस ग्रुप होना चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि
अलग अलग स्किल, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे उसमें होना चाहिए, ये बात सही है। और वो किस बेसिस पे, उनका पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन, एक दूसरे को कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कॉपरेशन करते हैं, इस बेसिस पे होना चाहिए। अगर अलग अलग स्किल के, अलग अलग कैपेसिटी के बच्चे होंगे तो ग्रुप वर्क में टैलेंट, मतलब वेरियस टाइप का टैलेंट होता रहेगा, और उसकी वजह से क्या कि जो ग्रुप एक्टिविटी है, जो ग्रुप वर्क है, वो अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए आंसर यही है। आगे हम देखते भी नहीं, तीसरा नंबर का ऑप्शन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घड़ीसार लेक इज नॉट ट्रू। घड़ीसार के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है वो पूछ रहा हूँ। जो अभी हमने ऊपर में एक जोहात के बारे में सवाल पूछा था, राजस्थान में जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है जोहात, वैसे ही राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग का दूसरा एक नाम है जिसको बोलते हैं घड़ीसार। सार का मतलब होता है डैम, लेक, ठीक है। तो घड़ीसार के बारे में कौन सी चीजें सही नहीं हो बताते। तो किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेट, ये बात सही है। जो घाटसी किंग था इसने बनाने की शुरुआत की थी इसमें जैसलमेर में, ये बात सही है। इट वॉज बिल्ड अराउंड 650 ईयर इगो, ये भी बात है, 1300 के आसपास की बात है जब ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बराबर। इट वॉज कनेक्टेड विथ 9 लेक, ये घड़ीसार रहता ना, इसमें 9 लेक रहते, एक बड़ा रहता, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये भरा के फिर पानी इसमें आता, ये भरा के इसमें आता, ऐसे 9 लेक होते हैं, इसकी पूरी श्रृंखला होती है। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह सही है। इट इज इन यूज टिल टुडे, अब यूज में नहीं है, सारे इंक्रोच करके बिल्डिंग्स बना के, घर बना के, गाँव बसा के खत्म कर दिया हमने, अब कुछ बती नहीं है। राजेंद्र सिंह बेचारा उनको फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी यूज में नहीं है ये बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज मेजर थीम इन ईवीएस एंड प्लांट्स एंड एनिमल आर प्रेजेंटेड एज द सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसको एक बार और पढ़ते। द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स द मेजर थीम इन ईवीएस, ये वाला उसमें मेजर थीम्स है ईवीएस में, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल आर द प्रेजेंटेड एज अ सब थीम, जो मेजर थीम है इसके अंदर में, जो सब थीम है उसमें प्लांट्स भी आता, एनिमल भी आता और रिलेशनशिप आता, वो सारी बातें आती, ठीक है, ये बात सही है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड थ्रू द थीम्स। देखो थीम्स अब सारे के सारे थीम देखेंगे ना तो उसमें जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, तो ये लिविंग बीइंग है। अब इसमें क्या आता है, एनिमल है और प्लांट्स है, तो ये क्या है, सब लिविंग बीइंग है। उसके अलावा शेल्टर, फूड है ना, वाटर, ट्रैवल, ये नॉन लिविंग बीइंग है। तो ये कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है, ये बताने की कोशिश थीम में बहुत आसानी से और बहुत प्योरली की गई है। तो इसमें दो राय है नहीं कुछ, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये उसका रीजन भी सही है। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजनिंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो स्टेटमेंट राइट आंसर यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे असर्शन ए, वी कैन कुक फूड इजीली एट सी लेवल एज कम्पेयर टू हाई अल्टीट्यूड, मतलब हम जमीन पर ज्यादा आसानी से खाना बना सकते हैं कंपेयर टू हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड मतलब ऊंची जगह पर, जब आप पहाड़ पे खाना बनाएंगे तो मुश्किल रहेगा, अगर जमीन पर नीचे बनेंगे तो आसान रहेगा, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। एट हाई अल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता हाई अल्टीट्यूड पर। हाई अल्टीट्यूड मतलब ऊंची जगह, अल्टीट्यूड मतलब ऊंची जगह को बोलते हैं जोग्राफिकल टर्म से। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, इसको आपको ऐसा नहीं समझेगा, इसको थोड़ा समझो, कंफ्यूज करता, जैसे ये एक समझे हमने, एक और समझेंगे। देखो यहाँ पर ये जगह है ना, ये जमीन है, ये सी लेवल बोल सकते हैं हम लोग इसको, कौन सा अच्छा लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये सी लेवल है, जमीन के जितना आप जमीन पे लेवल में रहेंगे उतना जो एयर प्रेशर है वो हाई रहता है, मतलब जमीन पे जितना नीचे आप है जमीन पे तो वहाँ प्रेशर हाई है, क्योंकि यहाँ पे डेंस घनी गैसेस होती है, डेंस गैसेस होती है नीचे की साइड से, जो वजनदार गैसेस है वो नीचे रहती है, इसलिए एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एयर प्रेशर किसी चीज़ पे ज़्यादा है, मान लो इसमें पानी है, मान लेते हैं इसमें पानी है, अब इस पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, इसको जब गर्म करेंगे ना पानी को, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन होने में जो प्रेशर है ना वो ऊपर से फोर्स लगेगा। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया भी, इसको गर्मी भी दी, तो ये प्रेशर क्या करेगा, इनको मॉलिक्यूल्स को जल्दी दूर जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा तौर पर यहाँ पे आग लगाना पड़ेगी या गर्मी देनी पड़ेगी उसको, ताकि ये बॉईल हो सके।
तो जो ज़मीन पर जो भी कोई भी चीज़ रहेंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता, हाई, जल्दी बॉइल नहीं होता। क्यों होता? क्योंकि ऊपर से एयर प्रेशर रहता, एयर है ना जो पानी को ब्रेक डाउन होकर दूर जाने नहीं देता, तो ज़मीन पर एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता, तो जैसे एयर प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पर आपने मान लो यहाँ पर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। अगर आपने यही वो 10 डिग्री सेल्सियस अगर लगाया तो ये बॉईल नहीं होता। इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कम ज़्यादा टेम्परेचर पे भी पानी बॉईल नहीं होगा और यहाँ कम टेम्परेचर भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेशर कम है। ठीक है, अब तो खाना बनाने की बात आती है। देखो खाना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाना उबालने के लिए जो भी खाना बना रहे हैं आप, तो उबालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा गर्म पानी रहेगा उतनी जल्दी खाना उबलेगा या बनेगा, ये सबको समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी हम लोग उसको, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता कि जो ज़मीन पर है, तो यहाँ पर आपने, यहाँ पर ज़मीन है, यहाँ पर आपने क्या किया 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, तो इतना बढ़ाया तो पानी गर्म होने लगा और बॉईल नहीं होगा। बट वही यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होने लगेगा, मतलब यहाँ पर 20 लगेगा और यहाँ पे 10 लगेगा, तो यहाँ हम लोग ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं ना पानी को, पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है। यहाँ पे पानी क्या कर रहा है, गर्म हो रहा, बॉईल होके उड़ नहीं जा रहा गैस बन के, तो बॉईल हो रहा, गर्म हो रहा, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे आपको 10 डिग्री सेल्सियस तक ही, अगर आप 10 से ज़्यादा बढ़ेंगे तो पानी बॉईल होके उड़ जाएगा क्योंकि यहाँ एयर प्रेशर बहुत कम है। एयर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, तो इसलिए कम इसको एनर्जी रिक्वायर्ड लगती। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हाई है इसलिए इसको एनर्जी ज़्यादा लगती। ठीक है, अब इसको 20 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर बनाया और इसका 10, तो खाना बनाने में कहाँ ज़्यादा आसान रहेगा, यहाँ ना 20 में, क्योंकि ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्म है ना, 20 डिग्री है, यहाँ पे कम है। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता। देखो जो ऑयल हम जिसमें खाना बनाते हैं, ऑयल तलते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता, बहुत हाई, जैसे कि मतलब पानी से तो बहुत ज़्यादा रहता, तो 500 डिग्री सेल्सियस समझ लो आप, इतना होता है, इतना ज़्यादा तेल को गर्म करना पड़ता है हमको। तो क्या होता, तेल 5 डिग्री सेल्सियस तक भी बॉइलिंग नहीं होता, मतलब धुआं बन के उड़ता नहीं, तो मतलब 500 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो तेल के अंदर रहता, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा रहती क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो उस हिसाब से जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती, टेम्परेचर ज़्यादा रहता और खाना बनाना आसान होता। और जब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो उसको जल्दी गर्म होकर उड़ जाता हो, तो ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं लगती। तो फिर यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा तो खाना भी ज़्यादा जल्दी बनेगा नहीं ना। खाना बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, ज़्यादा गर्म पानी रिक्वायर्ड रहता है। तो वो हिसाब से जो खाना बनाना कहाँ आसान है, ज़मीन पर है ना, सी लेवल पर ज़मीन पर खाना बनाना ज़्यादा आसान है। हाई एल्टीट्यूड पे खाना बनाना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ी भी गर्मी, पानी को थोड़ा भी गर्म करते तो भाप बन के उड़ जाता है, तो खाना अच्छे से बन नहीं पाता। आई होप स्टेटमेंट समझ में आए होंगे आपके। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हाई, पहला ऑप्शन क्या है, वी कैन कुक फूड इजीली एट सी लेवल एट कंपेयर टू हाई एल्टीट्यूड। तो ये स्टेटमेंट बराबर है, हाई एल्टीट्यूड पे खाना बनाना मुश्किल है, सी लेवल पे हम लोग इजीली खाना बना लेते, अभी उसकी वजह मैंने आपको समझा। दूसरा रीजन उसका, एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता, डिक्रीज होता, जल्दी पानी भाप बन के उड़ जाता हाई एल्टीट्यूड पे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ ए स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ए इज अ ट्रू, आर इज अ फॉल्स। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, नीना एंड ईवीएस टीचर क्लास 5 गिव्स ग्रुप असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट। नीना ने अपने 5वीं के बच्चों को ग्रुप असाइनमेंट दिया, ठीक है, हर स्टूडेंट दैट दे हैव विजिट टू नियर एग्रीकल्चर फार्म्स। उनको जो ग्रुप वर्क दिया गया है वो एग्रीकल्चर फार्म पे उनको जाना है, एंड फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट इम्प्लीमेंट यूज बाय फार्मर ड्यूरिंग एग्रीकल्चर एंड टाइप ऑफ क्रॉप दे ग्रो। तो वहाँ पे जाके देखना है कि कैसे खेती की जाती है, किस तरह के क्रॉप लिए जाते हैं और वो क्रॉप किस तरह ग्रो होते हैं, इन सबका जाके ग्रुप वर्क करके स्टडी करनी है आपको। दे ऑल्सो हैव टू कलेक्ट द फोटोग्राफ्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स। उसके साथ साथ बच्चों को फोटोग्राफ भी लेने हैं अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग स्टेजेस पे, और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो ये सब करने में कौन सी प्रोसेस स्किल बच्चों की डेवलप होगी। ठीक है, तो पहले बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा, किसान से पूछेगा कि आप कौन सी खेती लगा रहे, क्या लगा रहे,
तो यस क्वेश्चन तो करेगा। एक्सप्रेशन करेगा, जो रिपोर्ट बनाना है वो एक्सप्रेशन ही रहेगा उसका, उसको जो रिपोर्ट बनाना है ना तो एक्सप्रेशन रहेगा। और इन्फर मतलब क्या करेगा वो, कि बच्चा जितनी चीज़ें सीख रहा है उससे बहुत सारे इन्फर निकालेगा, बहुत सारे कंक्लूजन निकालेगा, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकालेगा। तो ये दोनों तीनों ही सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट पूरी तरह सही है। देखो क्वेश्चनिंग करेगा, एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं करना है उसको, एक्सपेरिमेंट करना कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। हाइपोथाइजिंग ये भी नहीं है, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है तो हाइपोथेसिस तो आने वाला नहीं, प्रिडिक्शन भी नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है, तो आपका आंसर रहेगा पहला वाला, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, काफ़ी टाइम लगा, बट आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे स्टडी करने का और कैसी चीज़ें समझने की। आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं। हम लोग नेक्स्ट पेपर में, अभी नेक्स्ट पेपर लेंगे जल्दी, कल मैं दूसरा एक पेपर लूँगा ईवीएस का, और बाकी सारे सब्जेक्ट जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो भी मैं सारे पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग जो अगर जो नए हैं या पहली बार देख रहे होंगे तो बने रहिए साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।